Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer in economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. So I welcome you all in this lecture of economics. So in the last lecture, we have discussed about the individual demand function. Now we come to the other topic of market demand function. So today our topic is market डिमांड फंक्शन। तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, अब अगर हम इसके नाम से इस चीज को क्लियर करें तो है तो ये डिमांड फंक्शन, ठीक, डिमांड फंक्शन है तो ये डिमांड की डिपेंडेंसी दिखाएगा किनके ऊपर, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के ऊपर, मतलब ऐसे सारे फैक्टर्स जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है उनके ऊपर डिमांड की डिपेंडेंसी जो है वो दिखाने वाला है। पर अब जो हमने डिमांड की बात करनी है वो इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करनी, वो हमने मार्केट डिमांड की बात करनी है। मतलब एक मार्केट के अंदर पूरी की पूरी मार्केट की डिमांड जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमने उन सारे फैक्टर्स को जो है वो डिस्कस करना है। अब इसमें एक चीज जो हमने ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किया था, मतलब जिसके अंदर हमने वो सारे फैक्टर्स किए थे जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, expectations about the future price, demonstration effect, advertisement, saving and wealth. So we have discussed 9 जो है फैक्टर्स इन दैट इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। वो तो जो 9 फैक्टर्स हैं अगर वो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो मार्केट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब हमने मार्केट डिमांड के अंदर जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस हैं उनको तो लेना ही लेना है, पर इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो क्या करते हैं, मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ध्यान ये रखना है कि मार्केट डिमांड फंक्शन बनाने के टाइम पे आपने पहले तो क्या करना है, सारा का सारा जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है वो एज इट इज ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो अलग से फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको आपने बाद में उसमें ऐड कर देना है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम आज उनकी बात जो है वो करने वाले हैं। उसके अंदर जो पहला फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है वो है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब किसी कंट्री की पॉपुलेशन का साइज कितना है उसके ऊपर भी मार्केट डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी। अब ये तो बहुत सिंपल है कि अगर हम साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अगर पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, मतलब आपकी पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो ज्यादा है, तो क्या होगा, मार्केट डिमांड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा होंगे। अगर पॉपुलेशन साइज कम है तो क्या होगा, डिमांड करने वाले लोग कम होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड भी जो है वो कम होगी। तो आपकी मार्केट डिमांड कितनी होगी, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री। नंबर 2 जिसके ऊपर जो मार्केट डिमांड डिपेंड करती है वो करती है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जो मार्केट डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन साइज पे ही डिपेंड नहीं करती, वो पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। अब पहले तो ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर कितनी तरह के लोग हैं और कैसे कैसे लोग हैं। जैसे अगर मैं सपोज करूं कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन में मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, अगर तो चिल्ड्रन हैं या यंग वंस हैं या ओल्ड वंस हैं, ठीक है। तो अब 3 तरह के लोग हो सकते हैं आपकी पॉपुलेशन के अंदर। अगर तो आपकी पॉपुलेशन में जो ओल्ड पीपल हैं वो ज्यादा है, मतलब जो एज्ड पीपल हैं वो ज्यादा है, तो क्या होता है, अब जो लोग एज्ड हो जाते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर चिल्ड्रन और यंग पीपल ज्यादा है तो क्योंकि
बच्चे और यंग पीपल डिमांड ज्यादा करते हैं तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें चिल्ड्रन, यंग पीपल, ओल्ड वन का रेशियो जो है वो कितना है, उसके ऊपर भी आपकी कम्युनिटी की डिमांड जो है वो डिपेंड कर सकती है। इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें उसको रूरल और अर्बन में भी डिवाइड किया जा सकता है। अगर आपकी कंट्री के अंदर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है तो रूरल पीपल जो होते हैं उनके पास फैसिलिटीज जो है वो कम होती हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। अर्बन एरियाज के अंदर फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी। अगर आपकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाना तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, मेल और फीमेल कर सकते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन में मेल पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी जिनको मेल यूज करते हैं, और अगर फीमेल ज्यादा है तो उन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी जिनको फीमेल यूज करती हैं। तो अब आपकी पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी आपकी कंट्री के अंदर जो मार्केट डिमांड रहने वाली है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 3 जिसके ऊपर मार्केट डिमांड डिपेंड कर सकती है वो होती है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपकी कंट्री के अंदर उस चीज की डिमांड कितनी हो। अगर तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमने किसी चीज की डिमांड को कम करवाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस चीज के ऊपर टैक्स लगा देगी, और अगर गवर्नमेंट चाहती है इस चीज को हमने ज्यादा सेल करवाना है, इसकी डिमांड ज्यादा करानी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस चीज के ऊपर सब्सिडीज जो है वो देनी शुरू कर देगी। तो डिमांड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक, उसके बाद जो आपकी मार्केट डिमांड है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब दो केस हो सकते हैं, या तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है आपकी इकोनॉमी के अंदर वो इक्वल हो सकता है या वो अनइक्वल हो सकता है। इक्वल में क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर सब लोगों के पास बराबर बराबर पैसे हैं। अगर सभी के पास बराबर बराबर पैसे होंगे तो सारे लोग डिमांड करेंगे, क्या डिमांड ज्यादा होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है इसका मतलब भी पूरी सोसाइटी में सब लोगों के पास बराबर इनकम नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं। ठीक है, तो हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। अब सोचिए, जो तो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत रिच पीपल हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, अब क्या होगा, उनकी तो मोस्ट ऑफ द नीड्स पूरी हो चुकी होंगी, अब वो डिमांड करेंगे नहीं। जिनकी इनकम बहुत कम है अब वो डिमांड करना चाहते हैं पर क्योंकि पैसे नहीं है तो वो डिमांड कर सकते नहीं। एक सेगमेंट ऐसा है जो डिमांड कर नहीं रहा, एक ऐसा जो कर सकता नहीं, तो क्या होगा, डिमांड होगी नहीं, तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड का लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है या अनइक्वल है। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है तो डिमांड कम होगी। उसके बाद जो डिमांड है वो दो और चीजों पर भी डिपेंड करती है, एक होता है क्लाइमेट और एक होता है सीजन। ठीक है, जो डिमांड है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपकी कंट्री का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अगर तो सोचिए कि आपकी कंट्री का क्लाइमेट जो है वो हॉट क्लाइमेट है, जैसे हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे उन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी जो हम समर सीजन में यूज करते हैं। अगर विंटर चल रहा है तो क्या होगा, उन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी जिनको हम विंटर में यूज करते हैं। तो डिमांड जो है वो आपकी इकोनॉमी के अंदर या आपकी कंट्री के अंदर किस तरह का क्लाइमेट अवेलेबल है या किस तरह के सीजन जो है साइकिल्स आते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जो कोल्ड कंट्रीज हैं, मतलब जहां पे जिनको बोलते हैं ना ये ठंडे देश है ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी जो हम कोल्ड सीजन के अंदर यूज करते हैं। अब इंडिया के अंदर तो इतना कोल्ड सीजन रहता नहीं, हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सारे ही सीजन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो डिमांड होगी उसकी वैरायटी देखने को मिलेगी।
जैसे हम आमतौर पे कहते हैं ना कि लो जी अब तो समर आ गई है तो हमें समर क्लोथ्स ले लेने चाहिए, अब विंटर आ गई है हमें विंटर क्लोथ्स ले लेने चाहिए, तो समर के क्लोथ्स अलग लेंगे, विंटर के क्लोथ्स अलग लेंगे, तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी। पर सोचिए कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सारा साल ही जो विंटर ही रहती है, वहां पे जो है समर सीजन इतना आता नहीं, तो वो जो डिमांड करेंगे उनका डिमांड पैटर्न्स अलग होंगे और हमारे डिमांड पैटर्न्स अलग होंगे। तो ये सारे जो है ये 5 फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, वो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस जो है वो करते हैं। जिस तरह से जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन था उसके अंदर हमने 9 फैक्टर्स किए थे और साथ में हमने एटसेट्रा ला दिया था, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं पर हमारी नॉलेज में फिलहाल 9 है। तो ऐसे ही जो मार्केट डिमांड फंक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले देयर आर 5 फैक्टर्स व्हिच आर साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड नंबर 5 क्लाइमेट एंड द सीजन। तो इसके ऊपर भी हमारी कंट्री के अंदर जो डिमांड है वो डिपेंड करती है। Clear? So this is was all about the demand function of our market demand function and the individual demand function. Now it comes to another most important topic of this chapter, that is the law of demand. Okay? So the law of demand वो क्या कहता है, आमतौर पे ना जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे ना इसको प्रॉपर्ली लर्न नहीं करते। वो ये कहते हैं अच्छा लॉ ऑफ डिमांड वो ये कहता है जब किसी भी कम्युनिटी का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी कम्युनिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। पर अगर मैंने जब प्राइस इफेक्ट दिखाया था, जब मैंने ये कहा था कि जब हम किसी भी कम्युनिटी के प्राइस का इफेक्ट देखते हैं कम्युनिटीज के ऊपर, तो हमने ये नहीं कहना कि लो जी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। जब मैंने नेसेसिटीज की एग्जांपल ली थी तब मैंने कहा था कि प्राइस कम हो जाएगा तो भी हम नेसेसिटीज उतनी ही यूज करेंगे, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो भी हम नेसेसिटीज उतनी ही यूज करेंगे। मतलब हमने नेसेसिटीज उतनी ही यूज करनी है चाहे प्राइस बढ़े तो चाहे कम हो। नंबर 2 हमने बात करी थी गिवन गुड्स की, जिसके अंदर क्या होता है प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा डिमांड कम होगी, तो आपका तो डिमांड का लॉ फेल हो गया। सोच के देखो भी अगर आप ये कहते हो कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, आपने यही कहा ना, तो मैंने कहा कि जी प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब आपके अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। मतलब अगर मुझे डिमांड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। सपोज करो मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं तो बिना प्राइस कम किए डिमांड बढ़ा लूंगा, या अगर वो मुझे चीज पहले अच्छी नहीं लगती थी, मुझे टेस्टी नहीं लगती थी, अब मुझे कोई चीज टेस्टी लगनी शुरू हो गई तो उसका तो प्राइस कम हुआ ही नहीं, मैंने तो फिर भी उसकी डिमांड करनी शुरू कर दी। कोक का प्राइस चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जो थम्स अप है वो सस्ती हो गई, तो अब क्या होगा, अगर थम्स अप सस्ती होगी तो थम्स अप की डिमांड बढ़ेगी। अब कोक का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है ना, तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। आपने क्या कहा, आपने कहा कि डिमांड तो ना तब कम होगी जब प्राइस बढ़ेगा। कोक कहते हैं मैंने तो प्राइस बढ़ाया ही नहीं, तो फिर भी मेरी डिमांड कम हो गई। मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। लॉ ऑफ डिमांड फेल क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ही नहीं किया, हमने इसमें एक गड़बड़ कर दी, और वो गड़बड़ क्या करी वो आपने उससे बचना है। मतलब जब भी आपसे ये पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आपने ये नहीं कहना कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन between price and demand. When there is a rise in price there is a fall in demand, and when there is a fall in price there is a rise in demand। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना, क्योंकि बहुत तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लॉ को फेल करा देंगे, जिसमें से 3-4 के एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो जब भी हमने लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना है, हमने जो सबसे पहला वर्ड यूज करना है वो हमने लिखना है when other things remains constant। ठीक है, अब ये हम क्यों लगाते हैं, वो कहता है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, जब बाकी चीजों के अंदर कोई चेंज ना आए। अब ये बाकी चीजें जिसमें कोई चेंज ना आए वो क्या है, अभी हम उनकी बात करते हैं। when other things remain constant there is an
inverse relation between price and demand of a commodity. ठीक है, it means when there is an increase in price, there is a fall in demand, and when there is a decrease in price, there is an increase in demand. ठीक है, तो अब आपने ये हम आमतौर पे ना ये लिख देते हैं कि क्या होगा, हम ना जब लाभ डिमांड लिखते हैं तो ये जो मैंने पहले 4 वर्ड्स लिखे ना, हम ये नहीं लिखते, हम सीधा यहाँ से शुरू करते हैं। Love demand states that there is an inverse relation between price and demand of a commodity. It means that when there is an increase in price, there is a fall in demand, and when there is a decrease in price, there is an increase in demand. तो हम इतना लिख देते हैं, पर जो पहले वाले वर्ड्स हैं वो हम लिखते नहीं। अगर हमने पहले वाले वर्ड्स हैं वो नहीं लिखे, आपका लॉ फेल हो जाएगा। क्यों? आपने लॉ में क्या बोला? आपने बोला जब ना प्राइस होता है, एक डिमांड होती है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। वो कहेंगे ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, जो सॉल्ट था उसका रेट कम हो गया, मैं अभी भी उतना ही सॉल्ट खाता हूँ, सॉल्ट का प्राइस बढ़ गया, सॉल्ट महंगा हो गया, मैं अभी भी उतना सॉल्ट खाता हूँ, आपका लॉ ऑफ डिमांड तो फेल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वर्ड ऐड कर देते हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं। अब हमने कितने फैक्टर्स किए? हमने 9 फैक्टर्स तो किए थे जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमने 5 फैक्टर्स किए थे जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन 9 + 5 = 14 फैक्टर्स में से आपने सिर्फ एक फैक्टर पकड़ना है, कौन सा? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, और बाकी आपने जो 13 फैक्टर्स है ना उनको क्या कर देना है, उनको मान लेना है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर उन 13 फैक्टर्स में कोई चेंज आया, सपोज करो कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो जाता है, तो आपकी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जानी है, चाहे आपकी कमोडिटी का प्राइस ना ही चेंज हुआ हो। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तो भी आपकी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जानी है, चाहे आपकी कमोडिटी का प्राइस ना ही चेंज हुआ हो। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, सेविंग चेंज हो गई, वेल्थ चेंज हो गई, या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, पॉपुलेशन का साइज चेंज हो गया, या स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गया, तो आपकी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जानी है, चाहे आपकी कमोडिटी का प्राइस ना ही चेंज हुआ। मतलब ये जो 13 फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट द प्राइस, उन्होंने क्या करना है, आपके लॉ ऑफ डिमांड को फेल करा देना है, और हमने अपने लॉ ऑफ डिमांड को फेल होने से बचाना है, हमने उसको बचाना है, हमने प्रूफ करना है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो लगेगा कि ये जो A B C D E फैक्टर्स हैं जो मेरे लॉ ऑफ डिमांड को फेल करा सकते हैं, मैं उन सारे के सारे फैक्टर्स को क्या करूंगा, कांस्टेंट मान लूंगा कि लो जी इनमें तो चेंज आता ही नहीं। वो कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हुआ ना तो आपकी कमोडिटी की डिमांड चेंज हुई, मैं कहूंगा ना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में तो चेंज ही नहीं आता। वो कहते हैं हमने तो डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर दी थी, ठीक है, आपकी कमोडिटी का प्राइस तो कम हुआ नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो गया, जब प्राइस कम नहीं हुआ आपने ज्यादा डिमांड कैसे करनी शुरू कर दी? वो कहता है हमारी इनकम बढ़ गई थी। मैं कहा ना इनकम का चेंज तो हमने मानना ही नहीं, ठीक है। वो कहेगा आपकी कमोडिटी का प्राइस ना चेंज नहीं हुआ था, फिर भी मैंने ज्यादा डिमांड कर ली। मैं पूछूंगा कैसे कर ली? वो कहेगा पहले मुझे टेस्टी चीज नहीं
नहीं लगती थी, अब लगनी शुरू हो गई तो मैंने ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी, तो तेरा लाभ डिमांड तो फेल हो गया। मैं कहूंगा ना, हम तो मानते नहीं इस बात को कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। मतलब जो जो फैक्टर्स आपके लाभ डिमांड को फेल कराने वाले हैं, हम क्या करेंगे, पहले ही उन सारे के सारे फैक्टर्स को क्या कर देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे कि लो जी इनमें तो चेंज ना आता ही नहीं। अब अगर उनमें चेंज आता ही नहीं तो क्या होगा, अब सिर्फ एक फैक्टर बचा जिसके अंदर चेंज आएगा, और वो फैक्टर कौन सा है, वो प्राइस है। अब क्या होगा, अब ये तो हमें पता है कि अगर कोई भी चीज पहले से सस्ती मिलेगी तो हम उसकी डिमांड पहले से ज्यादा करेंगे, और अगर कोई चीज पहले से महंगी मिलेगी तो उसकी डिमांड पहले से कम करेंगे। अगर बाकी किसी भी फैक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, then there is an inverse relation between price and demand of a commodity. When there is a fall in price, there is a rise in demand, and when there is a rise in price, there is a fall in demand. तो other things remains constant. ये word जो है वो आपने जरूर लगाना है, अगर ये word नहीं लगाया आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें एक चीज और आपने ध्यान देनी है, अगर आपने याद रखना है, कई बार देखिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगी, या प्राइस राइज करेगा तो डिमांड फॉल करेगी। ये कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। आप इसको सीसॉ के एग्जांपल से जो है वो याद रख सकते हैं। तो आप सीसॉ बना लीजिए, एक जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप प्राइस मान लीजिए, जो राइट हैंड साइड है उसको आप डिमांड मान लीजिए। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वैसे ही एक सीसॉ ऐसा बना लीजिए, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड था वो प्राइस था, जो राइट हैंड साइड था वो डिमांड था। तो क्या हुआ कि अब अगर प्राइस वाला एक्सिस जो है वो नीचे है तो डिमांड वाला ऊपर है, मतलब अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, अगर प्राइस ऊपर हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब ऐसे लॉ ऑफ डिमांड को जो है वो याद रख सकते हैं। अब इसी को हम क्या करें, इसी लॉ ऑफ डिमांड को हम विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हम शो करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड द डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। अब हमें क्या दिखाना है, लॉ ऑफ डिमांड दिखाना है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम सिर्फ दो चीजों को लेके चल रहे हैं, एक प्राइस को और एक डिमांड को, क्योंकि जो बाकी फैक्टर्स हैं वो तो हमने कांस्टेंट ले लिए, इनकम चेंज नहीं होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज नहीं होंगे, टेस्ट प्रेफरेंसेस हैबिट्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट, वेल्थ, अब ये तो चेंज आने नहीं वाले। अब ये सारे अगर चेंज नहीं होने वाले, क्या होगा, सिर्फ दो ही चीजें बची। क्या बचा, एक प्राइस बचा और एक डिमांड बची। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब लॉ ऑफ डिमांड का टेबल बनाएंगे तो उसमें दो ही चीजें आएंगी, एक क्या आएगा, प्राइस आएगा, और एक क्या आएगी, डिमांड आएगी। लेट इट बी कि प्राइस किसी भी कमोडिटी का 5 रुपीस है, ठीक है, तो आप उसके 1 यूनिट की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब प्राइस कम होके सपोज करो कि 4 रुपीस हो गया, अब क्या होगा, अब प्राइस पहले से कम हो गया तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, डिमांड आपकी बढ़ने वाली है। अब ना कई बुक्स क्या करती हैं, या कई जो है लेक्चर्स में यही बताया जाता है कि लो जी प्राइस 5 से 4 हुआ है ना तो डिमांड 1 से 2 होगी। ऐसा कोई फंडा नहीं है, मतलब ध्यान ये रखना है। और लॉ ऑफ डिमांड ने ये बताया, उसने ये कहा कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब 1 से आंसर यहाँ पे ज्यादा आएगा। अब कितना ज्यादा आएगा वो तो सबका अपना अपना हिसाब किताब होगा, यानी यहाँ पे 1 से आपने ज्यादा लिखना है। कितना ज्यादा लिखना है वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी लिख लीजिए, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 10 लिख लो, 100 लिख लो, जितना मर्जी लिख लो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। पर सिर्फ इतना रखना कि अगर प्राइस को कम कराना तो डिमांड यहाँ पे बढ़ा देना। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, है प्राइस कम हो गए 3 हो गया तो डिमांड बढ़ गई 3 हो गई। देखिए प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो डिमांड आपकी पहले से बढ़ रही है। प्राइस 4 हो गया, डिमांड 4 हो गई। प्राइस है सॉरी प्राइस हो गया 2 तो डिमांड हो गई 4। प्राइस हो गया 1 तो डिमांड हो गई 5। तो जैसे जैसे प्राइस कम हुआ वैसे वैसे डिमांड जो है वो बढ़ी। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट
किया? कब किया? जब हमने प्राइस के एक्सेट्रा जितने भी फैक्टर्स थे उन सारे के सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट मान लिया कि हम प्राइस के जो अलावा कोई भी और फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होगा। देयर इज ओनली चेंज इन प्राइस ऑफ कम्युनिटी एंड देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हम इस चीज को जो है वो शो कर लेते हैं। तो अब मुझे ये बताना ना पड़े क्योंकि मैं बहुत डिटेल के अंदर इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और आपने वाई एक्सिस पे जो है वो क्या लेना है। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास डिमांड है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्राइस है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइस, डन हो गया। अब चेक कीजिए, प्राइस 5 रुपीस है और डिमांड 1 है, तो प्राइस वाली साइड में आपने 5 जाना है और डिमांड वाली साइड में आपने 1 आना है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, ए पॉइंट, ठीक। उसके बाद प्राइस 4 है तो डिमांड 2 है, यानी प्राइस वाली साइड में 4 जाना है और डिमांड वाली साइड में 2 जाना है। तो प्राइस हो गया 4 तो डिमांड हो गई 2, तो ये आपका बी पॉइंट आ गया। उसके बाद प्राइस 3 डिमांड 3, प्राइस 3 है और साथ में डिमांड जो है वो भी 3 है, तो ये सी पॉइंट आ गया। प्राइस 2 डिमांड 4, तो प्राइस 2 हो गया और डिमांड कितनी हो गई 4 हो गई, तो ये डी पॉइंट आ गया। प्राइस 1 डिमांड 5, तो प्राइस 1 है और डिमांड जो है वो 5 है, तो ये आपका ई पॉइंट आ गया। अगर हम इस ए बी सी डी और ई को मिला दे तो ये हमारी डी डी डिमांड कर्व जो है वो बन जाती है, विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो क्या कर रही है, जो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन दिखा रही है, बट ऑन द कंडीशन दैट व्हेन ऑल द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड था। अब एक टॉपिक ना लॉ ऑफ डिमांड के अंदर और आ जाता है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं assumptions, ठीक। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की assumptions। आमतौर पे ना क्या होता है, जब हम assumption वर्ड यूज करते हैं हम मान लेते हैं exceptions, हम assumptions और exceptions दोनों को एक ही समझ लेते हैं, but there is a big difference between these two words, assumptions and exceptions। हम दोनों टॉपिक डिफरेंट करेंगे, assumptions का टॉपिक अलग करेंगे और exceptions का टॉपिक अलग करेंगे। पहले बात करते हैं assumptions की। So what are the assumptions? पहले तो इसी चीज को समझते हैं। देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स में ना एक चीज को मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये कोई फिजिकल साइंस नहीं है, ये कोई नेचुरल साइंस नहीं है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स। इट्स नॉट दैट लाइक टाइप ऑफ साइंस। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें, इनके रूल्स जो होते हैं ना वो यूनिवर्सल होते हैं। कैसे? अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर, तो कहेंगे कि इंडिया में बात करें ना, इंडिया में तो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, मैं कहूं अगर मैं इसी ये जो a प्लस b का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको इंडिया में नहीं बल्कि इसको यूके में पूछूं तो a प्लस b होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो कहते हैं अच्छा इंडिया में तो a प्लस b का होल स्क्वायर जो है ना वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, पर यूके क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है तो हम उनका तो स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, है ना। तो वो कहेंगे हम तो ना a का क्यूब लेंगे, b का क्यूब लेंगे और 3ab लेंगे। अच्छा, मैं कहूंगा फिर यूएसए का क्या करोगे? यूएसए, वो कहते हैं यूएसए तो और डेवलप्ड है, तो वो कहेंगे ना हमारा तो 3 से कुछ नहीं चलने वाला, हम ना a प्लस b का जो होल स्क्वायर ना a की पावर 10 b की पावर 10 और ना 10ab लेंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर इंडिया के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है तो वो यूके में भी यही होगा और यूएसए में भी यही होगा। मतलब जो रूल्स एक कंट्री के लिए हैं वही दूसरी कंट्री के लिए होंगे, जो एक जगह पे हैं वही दूसरी जगह पे होंगे, जो एक टाइम पे हैं वही दूसरे टाइम पे होंगे। अगर हम ये कहते हैं
इंडिया के अंदर पानी बनाना है, तो कहते हैं पानी का फॉर्मूला ना इंडिया में क्या है जी, H2O। मैंने कहा गर्मियों में कि सर्दियों में, वो कहेगा जब मर्जी बना लो। मैं बोलूं इंडिया में कि पाकिस्तान में, वो कहेगा जहां मर्जी बना लो। मैं कहूंगा मेरे घर में या मेरे घर के बाहर, वो कहेगा जहां मर्जी बना लो। मतलब जो रूल्स हैं दे आर यूनिवर्सल रूल्स। यूनिवर्सल रूल्स में क्या होता है भी, जो रूल्स होते हैं वो पर्सन के अकॉर्डिंगली, प्लेस के अकॉर्डिंगली और टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते। रूल्स हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ये बात हम कर रहे हैं नेचुरल साइंसेस की, या जिनको हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस। बट इकोनॉमिक्स इज नॉट लाइक दैट। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस है मतलब ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी में इंप्लीमेंट होती है। मतलब अब हम ये नहीं कह सकते कि जी इंडिया ने डेवलपमेंट करनी है तो इंडिया की डेवलपमेंट का ये एक रूल है। अब जो रूल्स इंडिया की डेवलपमेंट पे लगेंगे उन्हीं रूल्स से हम या उन्हीं मॉडल्स से हम अमेरिका की डेवलपमेंट कर लेंगे। अब अमेरिका के सर्कमस्टांसेस अलग हैं तो उसके लिए जो डेवलपमेंट के मॉडल बनेंगे अलग बनेंगे। इंडिया के लिए अलग बनेंगे, श्रीलंका के लिए अलग बनेंगे, नेपाल के लिए अलग बनेंगे, रशिया के लिए अलग बनेंगे, चाइना के लिए अलग बनेंगे, जापान के लिए अलग बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग बनेंगे। तो सारी कंट्रीज की क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए सभी के लिए जो डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं वो भी डिफरेंट ही होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। मतलब जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो एक सोशल साइंस है जिसके रूल्स जो हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जो रूल्स होंगे वो हर टाइम पे, हर प्लेस पे, हर पर्सन पे इंप्लीमेंट नहीं होंगे। जैसे ही पर्सन चेंज होता है, जैसे ही प्लेस चेंज होता है, जैसे ही टाइम चेंज होता है, रूल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे रूल्स को फेल कराएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने अपने रूल्स को बचाना है। तो हम उन रूल को बचाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को पहले से ही अज्यूम कर लेंगे। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड assumptions। अज्यूम करने का मतलब क्या होता है, मुझे लगा कि कोई भी ABC फैक्टर है जो मेरे लॉ को फेल करा सकता है, मैं मान लूंगा वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो चेंज ही नहीं आता। तो मैं इन चीजों को अज्यूम कर रहा हूं कि ये चीजें कांस्टेंट हैं, सो दैट आई कैन सेव माय लॉ टू बी फेल। तो मैं उसको फेल होने से बचा सकूं। ये होता है assumptions। एक होता है वर्ड, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या हैं, वो सारी चीजें जिनको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। नाम से क्लियर कीजिए, एक्सेप्ट कर दिया मतलब ऐसी सारी चीजें जिनके ऊपर वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसे हमने बात की थी कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव गुड्स की बात करते हैं, अब हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, यही का। पर आर्टिकल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होता। वहां पे क्या होता है, अगर किसी कमोडिटी का रेट बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उतनी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव बन जाएगी, लोग उसको उतना ज्यादा दिखा पाएंगे। अब सोचिए, मैंने जैसे अपने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि अगर गोल्ड जो है वो 40,000 पर 10 ग्राम से कम होके 400 रुपीस पर 10 ग्राम हो गया, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि अब तो वो चीज महंगी नहीं रही। हम तो ले इसलिए रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे थे, हम बहुत अमीर थे, गोल्ड परचेज कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे, देखो मेरे पास इयररिंग्स हैं गोल्ड के, या मैंने चेन डाली हुई है गोल्ड की, या मैंने जो है वो रिंग डाली हुई है गोल्ड की। हम तो दिखा रहे थे लोगों को कि हमारे पास तो पैसे हैं, तभी हमने गोल्ड लिया हुआ है। अब क्या होगा, अब 400 रुपए का आपको अगर 10 ग्राम मिलेगा तो कोई भी XYZ पर्सन परचेज कर लेगा। आप बोलो जी देखो मेरी गोल्ड चेन, बोलेगा मेरे पास भी है। आप बोलो देखो मेरी गोल्ड रिंग, बोलेगा मेरे पास भी है। ठीक है, आप बोले देखो मैंने कड़ा पहना हुआ, बोलेगा मेरे पास भी है। तो आपको दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा। जब आपके पास दिखाने के लिए ही कुछ नहीं रहेगा तो आप उस चीज की डिमांड क्यों करोगे? तो क्या होगा, जब डेमोन्स्ट्रेटिव गुड्स की बात करेंगे वहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल होगा। वहां पर हम उसको कहते हैं कि ना भाई तू तो हमारी कैटेगरी में नहीं आता, तो तू तो क्या है, तू तो हमारे लॉ की एग्जम्पशन है, हम तेरे को एग्जम्प्ट करते हैं। मतलब जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होता। तो assumptions अलग चीजें हैं और exemptions जो हैं वो अलग चीजें हैं। तो हम दोनों को
बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि व्हाट आर द वेरियस assumptions of law of demand and what are the various exceptions of law of demand, हम दोनों को अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।